Namaskar. Welcome to our YouTube channel, Aradhya, the Gateway of Knowledge. आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत बनाए गए लेटेस्ट कानूनों के बारे में, फार्म एक्ट्स 2020 पार्ट 1। हाल ही में सितंबर के महीने में पार्लियामेंट में 3 बिल इंट्रोड्यूस हुए। ये बिल 5 जून 2020 में लाए गए ऑर्डिनेंसेस को रिप्लेस करने के लिए पेश किए गए। इनका मकसद है देश में एग्रीकल्चरल सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना और किसानों की इनकम को बढ़ाना। प्रेसिडेंशियल असेंट मिलने के बाद ये बिल अब एक्ट बन गए हैं। इस वीडियो में हम पहला बिल यानी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस एक्ट को डिस्कस करने के पहले आइए समझते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर को। इंडिपेंडेंस के बाद भारत का पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर जमींदार और प्राइवेट ट्रेडर्स के शिकंजे में था। किसान इन जमींदारों से कर्जा लेते थे और यदि वो कर्जा नहीं चुका पाते थे तो जमींदार उनकी फसल मुफ्त में या बहुत सस्ते दामों में ले लेते थे। इस तरह किसान हमेशा एक परपीचुअल पॉवर्टी या गरीबी में रहता था। ये देखते हुए भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स लाने शुरू किए। 60s और 70s के दशक में राज्य सरकारों ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन एक्ट्स लागू किए। इसके अंतर्गत हर मार्केट एरिया में जहां किसान अपने प्रोडक्ट्स को बेचता था, मार्केट यार्ड्स बनाए गए और इनमें नियमों के पालन को देखने के लिए एपीएमसीज या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज बनाई गई। इस तरह धीरे धीरे एग्रीकल्चरल सेक्टर पर गवर्नमेंट रेगुलेशन शुरू हुआ। आइए समझें कि एपीएमसी क्या है। एपीएमसी या मंडी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित एक संवैधानिक बाजार समिति है जो एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स के व्यापार से संबंधित नियम बनाती है। लेकिन एपीएमसी सिस्टम में भी बहुत सारी कमियां देखने को मिली, जैसे रिस्ट्रिक्टेड मार्केट चॉइसेस, यानी फार्मर्स अपने नोटिफाइड एपीएमसी मार्केट यार्ड्स के बाहर खरीद फरोख्त नहीं कर सकते थे, मिडिलमैन या बिचौलियों का आना, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट बैरियर्स का होना या बिचौलियों द्वारा कार्टेलाइजेशन या गुटबंदी होना। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए 2014-15 में फलों और सब्जियों को एपीएमसी से अलग किया गया। 2017-18 में मॉडल एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए ताकि किसान बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपने उत्पादन का खरीद फरोख्त कर पाए और उचित मूल्य ले पाए। हालांकि मॉडल एपीएमसी एक्ट का पालन राज्य सरकारों ने उचित तरीके से नहीं किया। इसी भूमिका के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 5 जून 2020 को 3 ऑर्डिनेंसेस को पारित किया जो कि अब फार्म एक्ट 2020 बन चुके हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इस एक्ट के मेन प्रोविजंस हैं, नंबर 1, अब किसान चाहे तो वह अपना प्रोड्यूस मंडी में बेचे या मंडी के बाहर किसी प्राइवेट प्लेयर या बड़ी कंपनीज को। नंबर 2, इसका मतलब इस बिल के माध्यम से किसानों को मंडी के अलावा भी ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल्स मिल जाएंगे। तीसरा, इससे किसानों को बेटर मार्केटिंग चॉइस मिलेगी तथा वो अपने प्रोड्यूस का बेहतर मूल्य भी प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 4, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से किसान मंडी के बाहर भी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, इसीलिए मिडिलमैन या बिचौलियों की भूमिका भी खत्म हो जाएगी। नंबर 5, यह एक्ट इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दोनों ट्रेड को बढ़ावा देगा। नंबर 6, इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि अपने उत्पादन को बेचते समय किसानों को न तो कोई सेस न ही कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देनी होगी। इससे किसानों की मार्केटिंग कॉस्ट भी कम होगी। यह एक्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को भी बढ़ावा देगा, जिसके जरिए अब किसान ऑनलाइन मोड में भी अपने उत्पादन को देश के किसी भी स्थान में आसानी से बेच सकते हैं। इस तरह सरकार का मानना है कि इस एक्ट के जरिए वन इंडिया वन एग्रीकल्चरल मार्केट क्रिएट किया जा सकता है। इस एक्ट को संसद के अंदर और बाहर जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं इसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तथ्य हैं। नंबर 1, इस एक्ट के विपक्ष में यह बोला गया कि यह एक्ट देश की कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट है। एग्रीकल्चर या कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, यानी इस सब्जेक्ट के ऊपर नियम बनाने का अधिकार राज्यों का है। इसीलिए अभी तक हर राज्य अपने स्वयं के एपीएमसी कानून बनाता था। यह एक्ट वन इंडिया वन एग्रीकल्चरल मार्केट क्रिएट करना चाहता है और इसके लिए नेशनल लेवल पर इस एक्ट के आने से राज्यों की भूमिका कृषि क्षेत्र में शायद कम हो सकती है। इसीलिए राज्य इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अपने पक्ष में सरकार का यह कहना है कि 2017-18 को सेंटर द्वारा मॉडल एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पारित किए गए, लेकिन राज्य सरकारों ने इन सुझावों का पालन सही ढंग से नहीं किया। इसीलिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा यह कानून बहुत जरूरी है। नंबर 2, राज्य सरकार खासकर पंजाब और हरियाणा इस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि उनका मानना है कि इसके आने से मंडी सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और यदि मंडी सिस्टम खत्म हुआ तो मंडी फीस भी खत्म हो जाएगी, जो कि इन राज्यों की आमदनी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। हालांकि अपने पक्ष में सरकार का यह कहना है कि इस नियम के अंतर्गत मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा और किसान पहले की तरह चाहे तो मंडी में भी अपने उत्पादन को बेच सकता है। नंबर 3, कुछ किसान संगठनों ने भी इस कानून का विरोध किया है। उनका मानना है कि इस कानून के आने से किसान मंडी के बाहर भी अपने उत्पादन को बेच सकता है, जिससे धीरे धीरे मंडी सिस्टम या एपीएमसी भी खत्म हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें डर है कि कहीं सरकार द्वारा निर्मित एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम भी धीरे धीरे समाप्त न हो जाए। अपने पक्ष में सरकार का यह कहना है कि इस बिल के आने के बाद भी एमएसपी रेट पहले की तरह ही कंटिन्यू रहेगा, और किसान की अब चॉइस है कि चाहे तो वो अपने उत्पादन को एमएसपी रेट पे बेचे या हायर मार्केट रेट पे। नंबर 4, कुछ क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि इस कानून के आने से मंडी सिस्टम नेगेटिवली अफेक्ट होगा, और इसीलिए इनाम सिस्टम का भविष्य अनिश्चित है। यहां यह जान लें कि इनाम क्या होता है। इनाम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। ये एक ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो फिजिकल मंडीज को एक्सेस करने में मददगार होता है। क्रिटिक्स का कहना है कि अगर मंडी सिस्टम ही नहीं रहेगा तो इनाम सिस्टम का फ्यूचर क्या होगा। सरकार का यह मानना है कि मंडी सिस्टम के साथ साथ इनाम सिस्टम भी कंटिन्यू रहेगा। ऐसा कहा जा सकता है कि इस एक्ट का जबरदस्त राजनीतिकरण हुआ। कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी के इशू में इस कानून को काला कानून या डेथ वारंट फॉर फार्मर्स भी कह दिया। कुछ अन्य पार्टीज ने इस एक्ट को एंटी फार्मर एक्ट कहा। विरोधी पार्टीज का यह भी कहना था कि इस लॉ में कुछ नया नहीं है, क्योंकि एनएसएसओ के अकॉर्डिंग 94% एग्रीकल्चरल ट्रेड अभी भी एपीएमसीज के बाहर ही होता है। इसके रिस्पॉन्स में सरकार का यह कहना है कि यह पहली बार हुआ है जब कृषि क्षेत्र को लीगल तरीके से लिबरलाइज करने की कोशिश की गई है, जिससे फार्मर्स को फायदा होगा। साथ ही साथ सरकार ने यह एश्योरेंस भी दिया है कि इस सिस्टम से एमएसपी को कोई खतरा नहीं होगा। सेंटर का यह मानना है कि यह सारा अपोजिशन एक रिटोरिक है और विरोधी स्टेट्स राजनीतिक और आर्थिक लाभ से मोटिवेटेड है। वह इसलिए क्योंकि पंजाब और हरियाणा, जहां सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट देखा गया है, वहां माना जाता है कि सरकारों को मंडी टैक्स के खत्म होने का डर है, जो कि उनके रेवेन्यू का एक मुख्य सोर्स है। साथ ही साथ इन राज्यों में मंडी कमीशन एजेंट्स, जिनको अहर्तियाज भी कहते हैं, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के खत्म होने से परेशान है और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस बिल को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे नंबर 1, एमएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर पैरामीटर्स या गाइडलाइंस को अपनाना चाहिए। इस संदर्भ में एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस बहुत रेलेवेंट लगती हैं, जैसे कि किसी भी कमोडिटी की एमएसपी उसके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50% ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, एमएसपी अरेंजमेंट को वीट और पैडी के अलावा दूसरे क्रॉप्स के लिए भी लागू करना चाहिए। और तीसरा, पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत मिलेट्स और अन्य न्यूट्रिशनल सीरियल्स को परमानेंटली इंक्लूड करना चाहिए। एक दूसरा सुझाव यह भी हो सकता है कि किसानों के लिए मंडी टैक्स अबॉलिश कर दिया जाए। इससे मंडी सिस्टम के खत्म हो जाने का डर भी चला जाएगा। आखिरी सजेशन यह हो सकता है कि एमएसपी को एक लीगल राइट बनाना चाहिए। ऐसा करने से प्राइवेट प्लेयर्स बाध्य होंगे कि वह किसानों से एमएसपी रेट से कम में प्रोडक्ट्स न खरीदे। यदि ऐसा होता है तो किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य भी मिलेगा और उनका अनड्यू एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं हो पाएगा। इस एक्ट के आइडियाज प्रभावशाली और अपीलिंग है। यह कानून लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है, so it will definitely require time and major structural changes to show its positive effects. इसीलिए इसकी एनालिसिस इमीडिएट रिजल्ट्स के रूप में नहीं की जानी चाहिए। हम आशा करते हैं कि यह कानून कृषि क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखें, जहां हम दूसरा एक्ट यानी द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 को समझेंगे। Thanks for watching our video. If you want us to keep making such informative videos, please like, subscribe and share our YouTube channel, Aradhya, the Gateway of Knowledge. Till then, goodbye, take care and stay safe.